सबसे पहले बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हिंदी है उपसह संयोजी यौगिक। इसके बारे में सबसे पहले बहुत सी कुछ ज़रूरी बातें हैं, उनको हम लोग जान लेंगे। ज़रूरी बातें ये हैं कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात आती है तो सबसे पहले हमारा दिमाग जाना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ये बॉन्ड होता क्या है। इस बॉन्ड को हम लोग डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, जिसे कहते हैं उपसह संयोजी बंध। उपसह संयोजी बंध बनता कैसे है? एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। H2SO4 में H2SO4 में अगर इसका हम लुईस बिंदु संरचना सूत्र बनाएं तो यहां से हमें क्लियर हो जाएगा कि उपसह संयोजी बंध किस प्रकार से बनता है। आप सहसंयोजी बंध जानते हैं, आप वैद्युत संयोजी बंध जानते हैं, दोनों जानते हैं। जानते आप उपसह संयोजी बंध भी हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स में ये देखा जाता है कि उपसह संयोजी बंध की जब बात आती है तो वो ये बगले झांकने लग जाते हैं, यहाँ वहाँ देखने लग जाते हैं। उनके दिमाग में एकदम से बात नहीं आती है कि क्या हम इसकी डेफिनेशन बताएं, किस प्रकार से इसको हम एक्सप्लेन करें। तो उसका तरीका क्या है उसको आप यहाँ से देखिए। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ H2SO4 का, और इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र आप लोगों ने बनाए होंगे, पिछली क्लासेस में बनाए होंगे। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में, मतलब बाह्यकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है, और ऑक्सीजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके आपको नाम पता है। क्या नाम होते हैं? मैंने आपको तरीका बताया है, उससे टीपो। उससे टीपो का मतलब है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। फिर से रिपीट कर देता हूं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, केवल 5 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें से एक ये मेंबर मैंने लिया है सल्फर का, तो इनके आउटर मोस्ट सेल में नंबर जितने हैं उनको मैंने यहां पर लिख दिए हैं। बाह्यकोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब इसकी हम बॉन्डिंग करेंगे। ऑक्सीजन इस प्रकार से, ऑक्सीजन के बाह्यकोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। और हाइड्रोजन के बाह्यकोश में 1 होता है। यहां से देखिए, फिर दूसरा ऑक्सीजन ले लेंगे यहां से ऐसे, और यहां से हाइड्रोजन को ऐड कर लेंगे। अब ऐसे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है कंप्लीट हो जाता है यहां से। ऐसे ही ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहां से भी कंप्लीट हो जाता है। सल्फर का भी ऑक्टेट यहां से कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन आपके पास में 4 एटम है, और यहां पे मैंने 2 एटम कंप्लीट किए हैं, केवल 2 एटम बचे हुए हैं। ध्यान से देखने वाली बात है। तो 2 एटम बचे हुए हैं, तो किस प्रकार से उसको हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर लिया। और रिप्रेजेंट करने के बाद में एक चीज हमको यहां पे दिखाई ये पड़ रही है कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा। यहां का ऑक्सीजन जो है इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रही। तब हमें क्या देखना पड़ेगा? देखना यह पड़ेगा कि सल्फर के पास में एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म ये है, कि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे हैं जिन्होंने अभी किसी के साथ में कोई बॉन्डिंग नहीं करी है। तो ऐसा होता है कि जब किसी भी एटम का ऑक्टेट, देखिए इसका, जब किसी भी एटम का ऑक्टेट अन्य किसी संयोजन के द्वारा कंप्लीट होता है। यहां पर कौन सा संयोजन हो गया? यहां पर सहसंयोजी हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का, एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की यहां पर साझेदारी हुई है। और जब बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वहां पर सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यहां पर कि किसी अन्य प्रकार के संयोजन से सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है
उसके बावजूद भी इसके पास में ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिन्होंने बंध बनाने में कोई अपना सहयोग नहीं किया है, और उसके सामने दूसरा एटम ऐसा भी है जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता है। तब इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दिया जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दिया जाएगा। डोनेट इस तरह से किया जाएगा क्योंकि इसकी ऑर्बिटल में वैकेंसी है एक इलेक्ट्रॉन युग्म को एक्सेप्ट करने की। तो यहां से क्या बनेगा, देखिए इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से बना लेते हैं, ये ऐसे, ठीक। मतलब कहने का ये है जब किसी एटम का ऑक्टेट किसी अन्य संयोजन से पूर्ण हो जाता है तो दूसरे एटम के साथ रासायनिक बंध बनाने में इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाने का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन युग्म को दान किया है, और ऐसी कंडीशन में बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम लोग कहते हैं डेटिव बॉन्ड। इसके अंदर दो प्रकार का कैरेक्टर होता है, एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट और दूसरा होता है कोवैलेंट, दोनों। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात आती है लवण की। देखिए आपने लवण पढ़े हैं, और लवण जब पढ़े थे आपने तो वहां पर आपको बताया था कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ में कराई जाती है, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ में कराई जाती है तो लवण का निर्माण होता है और साथ साथ में जल का भी निर्माण होता है। मतलब दो चीजें बनती हैं, कौन कौन सी चीजें, लवण बनता है और दूसरा क्या बनता है, जल बनता है। इसका मतलब है कि यहां पर उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं यहां से देखता हूं HCl एसिड ले लिया मैंने, और दूसरा मैं ले लेता हूं यहां से NaOH बेस ले लिया मैंने। यहां पे जरा सा इसका डिसोसिएशन देखिए, H+Cl- Na+ और OH-। इससे आसान तरीका आपको और नहीं है। अगर एक बार आप कंसंट्रेट होकर के इसको चेक करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पे लाइफ टाइम के लिए आपको मालूम हो जाएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, या लवणीकरण, इसको सॉल्टिफिकेशन बोलते हैं, वो क्या चीज है। देखिए H+ और ये क्या करेगा, OH-, प्लस एक है और माइनस एक है, दोनों क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये क्या बना देंगे, HOH, जिसको बोलेंगे H2O। क्या बोलेंगे, H2O, ठीक। दूसरा देखिए Cl- और Na+, एक प्लस और एक माइनस दोनों न्यूट्रल कर देंगे एक दूसरे को, क्या बना देंगे, NaCl। तो इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि प्लस और माइनस दोनों की क्वांटिटी बराबर है, और जब क्वांटिटी बराबर है तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स कि जितना प्लस उतना माइनस, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे, और जब कैंसिल आउट कर जाएंगे तो इसका मतलब है कि न्यूट्रल हो गए, और न्यूट्रल होने से प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, है ये देखिए क्या है, साल्ट है। क्या है ये, साल्ट है, लवण। इस वजह से इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एक आयन दूसरे आयन को उदासीन करता है, एक धन आयन दूसरे ऋण आयन को क्या करता है, उदासीन करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। नई बात समझ में आई, बोल सकते हैं, नहीं आई बात समझ में आ गई। क्या करना है कि एक धन आयन जब दूसरे ऋण आयन को उदासीन करता है तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण प्रक्रिया बोलेंगे, या उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। और चूंकि इस अभिक्रिया के दौरान या इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त क्या होता है, साल्ट प्राप्त होता है, इसलिए अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, साल्टिफिकेशन। क्या बोलेंगे, साल्टिफिकेशन, या फिर लवणीकरण अभिक्रिया। अब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है यहां से
कि एग्जाम में कभी कभी आता है कि द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर क्या होता है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से है और ये पॉपुलर क्वेश्चन भी है, कई बार एग्जाम में आता है कि द्विक लवण और संकुल यौगिक में क्या अंतर होता है। तो द्विक लवण, पहला मैं क्वेश्चन यहां से कह देता हूं कि द्विक लवण तथा संकुल लवण को स्पष्ट करिए। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं कि द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहली चीज तो द्विक लवण की बात करें यहां पर हम लोग कि द्विक लवण आखिर होते क्या हैं। जैसे लवण आपने पढ़ा, उसी का एक पार्ट है कि द्विक लवण, सरल लवण, द्विक लवण और मिश्रित लवण, ये आपने लवण पढ़े होंगे। उसमें से द्विक लवण जो है, द्विक लवण क्या होता है, दो साधारण लवणों से मिलकर के बना होता है। सिंपल सी भाषा में आप पढ़िए, इससे सिंपल तरीका आपको ढूंढने से नहीं मिलने वाला, इस बात की गारंटी तो है। क्या मैंने बताया कि दो साधारण लवणों से मिलकर जो लवण बने, जो दो साधारण लवणों को मिलाकर उसका क्रिस्टलाइजेशन करें और एक लवण बने, उसको हम कहेंगे द्विक लवण। द्विक लवण का एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे K2SO4 Al2SO4 डॉट 24H2O, ये एक द्विक लवण का एग्जाम्पल है। इसको बोलते हैं हम लोग हैं पोटास एलम या फिर फिटकरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पोटाश एलम, या इसको क्या बोलेंगे, फिटकरी बोलेंगे। और ये सामान्य तौर पर आप सभी लोगों ने देखा है और आप सभी के घरों में ये जरूर होगा। ठीक, अब यहां से शुरुआत कर लेते हैं कि आखिर इसकी विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं इसकी ये है, क्या चीज, SO4 का होल थ्राइस, गुड रह गया था, Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, तो अब यहां से इसकी खासियत को पहचानें कि क्या क्या खासियत। रटने की कोशिश नहीं, बिल्कुल भी रटने की कोशिश नहीं, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको ऐसे ही तैयार होने वाला है। देखिए, एक तो लवण ये है K2SO4 और एक लवण ये है Al2SO4 का होल थ्राइस, और साथ में इसके क्रिस्टलन जल के अणु भी हैं। ठीक, क्रिस्टलन जल के अणुओं का काम है कि इन दोनों लवणों को बॉन्ड करने के लिए, जोड़ने के लिए। जैसे आप वेल्डिंग करते हैं, दो मेटल लेते हैं, उनको वेल्डिंग कर देते हैं, सोल्डरिंग कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहां पर वेल्डिंग करने का कोई तरीका नहीं मेरे पास में है, क्रिस्टलन करेंगे। इसकी खासियत ये है कि सबसे पहली चीज कि द्विक लवण क्या होता है कि दो सरल लवणों से मिलकर के बना होता है। पहला पॉइंट, यह दो सरल लवणों से मिलकर बना होता है। ऐसे पहला पॉइंट हम यही कर देंगे। दूसरा पॉइंट हम यह कर देंगे कि देखिए, अगर इसका आयनाइजेशन करें और इसका आयनाइजेशन करें, और जल के अणुओं का आयनाइजेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि 10 लाख अणुओं में से केवल एक अणु का आयनाइजेशन होता है। ठीक, तो अगर इसका आयनाइजेशन करते हैं K2SO4, काहे में ब्रेक होगा, 2K प्लस और SO4 -2। दूसरा Al2SO4 का होल थ्राइस, तो ये 2Al + 3 + 3SO4 -2।
और जब इस बात समझ में आई 2 पॉइंट, जब इसको हम जल में डिसॉल्व करें, चाहे हम जल ले लें या कोई अन्य विलायक ले लें, अगर अन्य विलायक में या जल में इसको हम डिसॉल्व करते हैं तो आप यहां से देखिए कि आपको क्या मिलता है, एक ये आयन मिलता है, एक आपको ये आयन मिलता है और एक आपको ये आयन मिलता है। मतलब जल में घोलने पर यह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। और कौन से आयनों में वियोजित होता है? जिन लवणों से ये मिलकर के बना होता है उनके अवयवी आयनों में वियोजित हो जाता है। मतलब देखिए ये बना किससे है? ये इससे बना है पोटेशियम सल्फेट से, और पोटेशियम सल्फेट के जो अवयवी आयन हैं वो कौन से हैं? 2K+ पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन। अगला Al2SO4 का होल थराइस, तो इसमें क्या है? इसके अवयवी आयन देखिए ये आपके सामने है। कुल मिलाकर के कहना यह है कि द्विक लवण को जब जल में घोलेंगे तो वह अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं, अवयवी आयनों में वियोजित हो जाते हैं। और अवयवी आयनों में वियोजित हो जाएंगे, इसका मतलब है कि ये अपनी पहचान क्या करेंगे? खो देंगे कि बनाए रखेंगे? ये अपनी पहचान खो देंगे, खो देंगे? जी नहीं, अपनी पहचान बनाए रखेंगे। कैसे बनाए रखेंगे वो देखिए। मतलब जल में अवयवी आयनों के रूप में वियोजित हो जाते हैं। और अपनी पहचान बनाए रखते हैं कि खो देते हैं? बताइए। खो देते हैं? खोएंगे नहीं, ऐसा लिखा है क्या? शायद मिस्टेक हुई हो। और अपनी पहचान नहीं खोते हैं। सही कर लेंगे। कैसे नहीं खोते हैं इस चीज को भी मेंटेन कर लीजिए, फिर आज के बाद आप नहीं भूलोगे। देखो जब आपने जल में डिसॉल्व किया है तो ये देखिए मैंने मान लिया कि यहां पे मैंने डिसॉल्व कर दिया है। आप अब इस सॉल्यूशन का टेस्ट करेंगे। जब टेस्ट करेंगे तो कौन सा आयन आपको मिल जाएगा? उसके अंदर पोटेशियम आयन का टेस्ट आ जाएगा, सल्फेट का भी आ जाएगा, एल्युमिनियम का भी आ जाएगा। जब ये टेस्ट दे लेंगे तो फिर खोएंगे कैसे? आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये चीजें हैं। इसका मतलब ये अपनी पहचान नहीं खोते हैं। ठीक, जलीय विलयन में ये अपनी पहचान नहीं खोते। ये बात हो गई। क्यों नहीं खोते हैं? क्योंकि ये परीक्षण पर अपने अवयवी आयनों का परीक्षण देते हैं। परीक्षण देते हैं। तो इतनी सी बात हम लोग याद रखेंगे यहां पर। कौन सी? कि द्विक लवण क्या है, याद रख पाएंगे? है? शुरुआत कहां से करेंगे? एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से शुरुआत कर लेंगे तो इतने पॉइंट आप यहां पे लिख पाएंगे। एक पॉइंट और, जब मैंने शुरुआत में ही बताया कि इसका हम क्रिस्टलन कर लेते हैं, 2 सरल लवणों का जल के अणुओं के साथ में क्रिस्टलन कर लेते हैं। इसका मतलब इसकी जो भौतिक अवस्था होती है वो कैसी होती है? क्रिस्टलीय होती है। द्विक लवण कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। तो एक पॉइंट यहां से और बढ़ा लेते हैं। द्विक लवण क्रिस्टलीय
रूप में पाए जाते हैं। अब बताइए, ये इतने पॉइंट आप याद रख पाएंगे? मैंने पहला पॉइंट क्या बताया, मेरे हिसाब में बोलेंगे। पहला पॉइंट मैंने ये बताया, यह दो सरल लवणों से मिलकर के बने हुए होते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि जल या फिर अन्य किसी विलायक में घोलने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। तीसरा मैंने ये बताया कि वियोजित आयन जो प्राप्त हुए जल के अंदर, वे अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, दे मेंटेन देयर आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? जिन लवणों से मिलकर के ये बने हुए थे, उनके अवयवी आयनों का ये जलीय विलयन में परीक्षण देते हैं। इसका मतलब ये अपनी पहचान बनाए रखते हैं। तीसरी बात मैंने ये कही कि ये क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं किसकी? संकुल लवण की। संकुल लवण क्या होते हैं, यहां से भी हम एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, K4 FeCN का होल 6। आप सभी को मालूम होगा ये वाला कंपाउंड मेरा फेवरेट है। ठीक, बहुत से लोगों का भी फेवरेट होगा। क्यों फेवरेट है, इसको जानने के लिए आप आगे हमारी वीडियो पर बने रहेंगे ना? शॉक्ड क्यों हो गए? K4 FeCN का होल 6। ठीक, नाम जलेबी भाई नहीं। एक बार मैंने इसे पूछा कि नाम, तो कुछ थीम चली, कुछ गाना चला, कुछ चला होगा, नाम जलेबी, पीछे कोई बोला वहां से जलेबी भाई। ये सब नहीं, हाँ थोड़ा मस्ती करके जरूर पढ़ते हैं। केमिस्ट्री मस्ती करके पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग और कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग बहुत शांतिपूर्वक बड़ा गंभीर हो जाए। गंभीर रहना है, गंभीरता इतनी दिखानी है कि हॉस्पिटल तक ना पहुंचे, सिर्फ यहीं तक रहे। K4 FeCN का होल 6। सभी लोग इसके आयुपैक नेम जानते होंगे। आयुपैक नाम मैंने बताया, फिर भी मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। इसका फुल रिवीजन है, आप पूरा चैप्टर यहां से पढ़िए। यहां पर क्या है कि देखिए, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक, तो ये क्या बनेगा, 4K+, और यहां से FeCN का होल 6 टोटल चार्ज -4 हो जाएगा। जरा सोचिए, कोई लोग इसके बारे में एक आधे पॉइंट बता सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं, आप लोग नहीं बताएंगे। चलिए, जब मैंने कहा इसको जल में घोल लेते हैं, तो क्यों ना हम यहां पर एक पात्र ले लें। ले लिया, ठीक, और क्यों ना इसके अंदर हम क्या भर दिया, जल भर दिया। और अब आपको दिखाई पड़ रहा है कि जल में क्या क्या चीज दिख रही है, आयन, संकुल आयन, आयन और संकुल आयन। अच्छा, इसका परीक्षण करो। संकुल आयन का वियोजन नहीं होता, आपको पता है, और जब कभी होता है तो बहुत कम हो पाता है, जिससे बनने वाले आयन को हम लोग कहते हैं पेनिट्रेशन आयन। क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन आयन। तो जलीय विलयन में ये क्या करता है, उन सभी आयन का परीक्षण नहीं देता है। किसका किसका नहीं देगा? CN का नहीं देगा। किसका नहीं देगा? Fe का नहीं देगा। किसका देगा? केवल पोटेशियम का दे देगा। मतलब जलीय विलयन में, जलीय विलयन में यह के उन आयनों का, उन सभी, लिख लो यहां पर, सभी आयनों का परीक्षण नहीं देता है। किन आयनों का? जिनसे यह बना होता है, जिनसे यह क्या होता है, बना होता है।
जिन लवणों से यह मिलकर के बना होता है या जिन आयनों से मिलकर के यह बना होता है, उनका जलीय विलयन में परीक्षण नहीं देता। और परीक्षण नहीं दिया, मालूम पड़े आप कहीं कूद गए कमरे में, इसी हॉल में आप आए और अंदर आए और फिर पीछे से ब्रजेश राठौर आपको ढूंढने आए, आप दिखाई नहीं पड़े, मिस्टर इंडिया हो गए। ठीक, तो ये जो हो गए, ये क्या हो गए, मिस्टर इंडिया हो गए, गायब। और जो गायब हो गया, इसका मतलब है उसकी पहचान क्या हो गई, खो गई। जब आप उसको ढूंढ ही नहीं पाओगे तो मतलब पहचान कहां गई। इसका मतलब कि क्या होता है कि जलीय विलयन में ये अपनी पहचान खो देते हैं। दे लॉस देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। जलीय विलयन में ये अपनी पहचान खो देते हैं। इतनी सी बात हो गई। इसके बाद तो कुछ मुख्य पॉइंट आप यहां से जान गए। ठीक, क्लियर। तो द्विक लवण, और अगर द्विक लवण और संकुल लवण को स्पष्ट करने की बात आएगी तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, और अगर अंतर लिखने के लिए आएगी तो यही बातें आप बीच में लाइन खींच दीजिएगा, वो वाला उधर, ये वाला इधर, ऐसे भी हो जाएगा। इसके बावजूद भी मैं आपको कुछ इसके डिफरेंस बता देता हूं। क्या डिफरेंस नंबर 1 क्या हो सकता है? डिफरेंस 1, पहली चीज तो ये कि जो द्विक लवण है, ठीक, द्विक लवण जो होते हैं वो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। ठोस अवस्था में स्थायी। क्यों? जल में मिलाओगे तो मर जाएगी। बचपन में पढ़ा होगा मछली वाला, कुछ पोएम पढ़ी होगी, नहीं? मछली रानी ऐसा करके कुछ था। क्या था? क्या था? मछली जल की रानी है और तो फिर यहां पे वही चीज है कि अगर आपने द्विक लवण को जल में मिलाया तो क्या हो जाएगा? उसका उल्टा है, वो जल में जिंदा रहेगी, ये जल में मर जाएगी। क्या हो जाएगी? इसका मतलब ठोस अवस्था में ये कैसी रहेगी? स्थायी, और केवल ठोस अवस्था में, और जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देगी। जबकि अगर दूसरी बात करूं कि जलीय विलयन, और अगर मैं यहां पर K4FeCN का होल 6 तो उसमें क्या देखा था कि ठोस अवस्था में जैसा था, ठीक, स्थायी था, और जलीय विलयन में भी क्या था? अपनी पहचान उसने क्या करी थी? पहचान क्यों खो दी थी? परीक्षण नहीं दे रहा था, वो सॉलिड के रूप में रखा हुआ था वहां पे, वो डिसॉल्व नहीं हुआ था। इसका मतलब ठोस व जलीय अवस्था में कैसा रहेगा? स्थायी होता है। तो पहला पॉइंट तो आप यही तैयार कर लो, क्या? ठोस अवस्था में स्थायी और जलीय अवस्था में भी, उधर की बात करोगे ठोस और जलीय अवस्था में भी स्थायी होता है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट ये कि जलीय विलयन में अपने अवयवी आयनों में क्या होता है? वियोजित हो जाता है। वियोजित हो जाता है। चाहो तो यहां पर एग्जाम्पल दिखा सकेंगे। अभी मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था, क्या बताया था? K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2, और डिसोसिएट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2K प्लस SO4 माइनस 2 प्लस 2Al प्लस 3 प्लस 3SO4 माइनस 2 प्लस, अपने आयनों में वियोजित हो गया। यहां पे क्या करेंगे?
कि जली विलेन में अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होता। और एग्जाम्पल यहां पर वही दिखा देंगे, K4 FeCN का होल 6, तो 4K प्लस प्लस FeCN का होल 6 टोटल चार्ज -4, क्या बना? संकुल आयन। ये जिसको भी नोट करना है फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया। अगला पॉइंट, जैसे मैंने यहां पे इतनी सी बात कही कि अगली पॉइंट ये है, इसमें केवल आयनिक बंध होते हैं। यह पॉइंट जरूर तैयार रखिएगा, लिखिएगा भी जरूर कि इसमें केवल आयनिक बंध होते हैं। और अगला वाला जो आपने देखा है संकुल आयन के लिए, उसमें दो प्रकार के आयन हैं। एक तो आपने देखा K4 प्लस, इसका मतलब यह आयनिक बंध बनाएगा। और दूसरा आपने देखा यहां पर कि FeCN, तो Cn तो लिगेंड है, ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसको डोनेट कर देता है, और डोनेट करता है तो ये कौन सा बॉन्ड बन जाता है यहां पर? डेटिव बॉन्ड। मतलब इसमें दो प्रकार के आयन, कौन कौन से? कौन कौन से बोलिए? आयनिक बंध होता है इसके अंदर, और उपसह संयोजन बंध भी होता है। इसमें आयनिक बंध व उपसह संयोजन बंध पाया जाता है। रटना पड़ेगा क्या? रटना नहीं पड़ेगा, मालूम हो जाएंगे ना सारे पॉइंट्स। फिर इसमें क्या होता है, एक चीज और कि जब आपने यहां पर K4 Fe की बात करी है, यहां पर Cn कितने हैं? 6 है कि नहीं? ऐसे जुड़े होंगे कोऑर्डिनेट बंध से। इसका मतलब इसमें केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु या आयन, जबकि इसमें कोई केंद्रीय परमाणु या आयन नहीं होता। तो आप ये पॉइंट इसको भी बना ले जाओ, क्या? इसमें केंद्रीय परमाणु नहीं होता, इसमें केंद्रीय परमाणु नहीं होता, केंद्रीय परमाणु नहीं होता। और इसमें क्या होता है? केंद्रीय परमाणु होता है, सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल आयन होता है। ठीक, तो यहां पर लिख देंगे केंद्रीय परमाणु होता है। यह वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार की परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप लोग जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। अब बात आती है कि जैसे आप सिंपल सा वाटर ले लीजिए, जल ले लीजिए, ले लिया, जल ले लेना है, क्या ले लेना है? जल ले लेना है। कौन सा? सिंपल सा। सिंपल सा जल कौन सा होता है? यही जो पीते हैं हम लोग, ठीक? हाँ वही। आप ले लीजिए एक जल, जल काहे में लेंगे? एज विश डू यू सो, चाहे लोटा में ले लो, चाहे ग्लास में ले लो, चाहे आप बाल्टा में ले लो, चाहे आप ड्रम में ले लो। ये आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है, क्योंकि सबके घर में क्या बाल्टा निकलेगा? अभी ढूंढने चल देंगे, सबके घर में बाल्टा नहीं निकलेगा। मिलेगा? शर्मा मत, शर्मा जाओगे तो काम थोड़ी चलेगा। चलो, अगर मैंने मान लीजिए एक बीकर ले लिया, इस पर मत जाओ कि कितना कैसे पता रहे, इस पर जाओ कि आपको कितना सरल लग रहा। कोशिश करो। इस क्वेश्चन की पूरी गारंटी है कि यहां से निकलने के बाद ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधे रिवीजन करोगे, तैयार रहेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा।
जल ले लिया मैंने यहां पे, लबराओ नहीं, जल ही लिया का नहीं, ठीक है। तो अब क्या करोगे इसमें, इसमें शक्कर मिला दो भाई, थूक पतली लिए, ठीक, क्या शक्कर मिला दिया इसके अंदर। अब अच्छा बताओ ये कैसा हो गया, खट्टा लगेगा, मीठा लगेगा। मीठा किसकी वजह से लगेगा, इसकी वजह से लगेगा, इसकी वजह से नहीं। तो अब इसके जो गुण होंगे, इसके किसके, ये जो विलयन बना आपका, क्या बन गया, विलयन। विलयन चैप्टर का भी रिवीजन कराऊंगा, इसके बाद सारे चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा, इसलिए जरूरी क्या है, वीडियो पे बने रहेंगे, ठीक है। गारंटी इस बात की है, जितनी वीडियो आप मेरे देख डालोगे, पेपर यहां से बाहर नहीं जाएगा, और इसकी पूरी गारंटी है। और अगर बाहर पेपर चला जाए तो आप मेरे पास आइएगा, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, ठीक। मैं अपना गैस कर सकता हूं, केवल मैं केवल अपना अनुभव बांट सकता हूं आपके साथ में, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो। मेरे पास समय की कमी है, ये आप सब लोग जानते हैं, बहुत बिजी हूं। तो विलयन बन गया ये। अब विलयन में लक्षण किसके आए, विलय, विलय कौन है यहां पे, शक्कर। लक्षण जब इसके अंदर आए हैं तो मतलब भौतिक और रासायनिक गुण, लक्षणों का मतलब यही कि भौतिक और रासायनिक गुण किसके हैं, उसके अवयवी घटक के हैं, उसके अवयवी घटक। अवयवी घटक यहां पे कौन कौन से लिए आपने, एक तो जल लिया और दूसरा आपने लिया शक्कर। तो जल में कोई खट्टा मीठा और निबूड़ा वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो शक्कर के जितने भी लक्षण है वो किस में आ गए, इसके अंदर। इसकी वजह से ये कैसा हो गया, शक्करमय हो गया। जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हो, इस समय सब कुछ भूले बैठे हो, इस समय आप लोग किस में हो, इसमें कोचिंग में नहीं हो, इसमें आप लोग सब लोग बघेल में हो। मेरे हिसाब से सुन रहे हो, मेरे हिसाब से चल रहे हो, मेरे हिसाब से देख रहे हो। तो यहां पे क्या हो गया, शक्कर मिला दी, तो ये क्या हो गया, शक्करमय हो गया। तो इसके भौतिक और रासायनिक गुण किसके जैसे हो जाएंगे, अवयवी। अवयवी क्या है यहां पर, शक्कर है। तो अब जब बात करो कि अगर मैं ले लूं द्विक लवण का जलीय विलयन, तो द्विक लवण के जलीय विलयन के गुण कैसे, भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होंगे, उसके अवयवी आयनों के जैसे होंगे। नहीं, द्विक लवण के अवयवी, जो द्विक लवण के लक्षण होंगे या द्विक लवण के भौतिक और रासायनिक गुण होंगे, वो किसके जैसे होंगे, बताइए, अवयवी लवणों के आयनों के गुण होंगे। तो लिख देते हैं यहां से, इनके भौतिक और कौन से, रासायनिक गुण, उनके लवणों के अवयवी आयनों के समान होंगे, ठीक। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट तो आप समझ गए होंगे, यह भी मेरा फेवरेट है। क्यों, यहां पर तो आयनाइजेशन होगा ही नहीं, एक ही आयन निकलेगा, दूसरा संकुल आयन बनेगा। संकुल आयन का आयनाइजेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उसके लक्षण यहां पर प्रदर्शित नहीं होंगे। जैसे किसी जल में आप जहर घोल दो और जहर घुले ही ना, और नीचे बैठ जाए तो ऊपर ऊपर पानी पी लो, है कि नहीं, जिंदा रहोगे। ऊपर ऊपर का पानी पी लो, जिंदा रहोगे। तो यहां पर भी लिख देंगे, इनके भौतिक और रासायनिक गुण अवयवी यौगिकों से भिन्न होते हैं। भौतिक, भैया ये तुनतुना अपना बजाओ ना। भौतिक रासायनिक गुण अवयवी यौगिकों से कैसे होंगे, यहां पर अवयवी यौगिकों से भिन्न होंगे, और द्विक लवण में कैसे होंगे, समान होंगे। तो इस प्रकार से आप यहां पर ये अंतर लिख सकते हैं। नहीं लिख पाएंगे, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया। मैं फिर रिपीट करना चाहूं तो कर सकता हूं क्या, करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है, जरूर वीडियो बड़ी बनेगी।
आप लोग भी इस वीडियो को जरा शेयर कर दिया गया, थोड़ा सा बहुत से लोगों को फायदा हो जाएगा, तो वो आप लोगों का नाम लेंगे, मेरा तो चलो अलग ही बात है, ठीक है। आपके फ्रेंड सर्किल में जाएगी वीडियो, वो भी देखेंगे, क्योंकि उनको ये नेचुरल वीडियो देखने को मिलती नहीं है, ठीक। व्यावसायिक वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, व्यावसायिक हो जाए तो अलग बात है, मेरा उद्देश्य व्यावसायिक वीडियो बनाने का बिल्कुल भी नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मेरे जितने स्टूडेंट हैं उनको वास्तव में केमिस्ट्री आनी भी चाहिए और उनके नंबर भी केमिस्ट्री में 70 में 70 ही आने चाहिए। नहीं आएंगे? प्राइज भी है आपका, प्राइज भी मैंने रखा है यहाँ पर 70, बताऊंगा नहीं, यहाँ नहीं बताऊंगा, आप लोग को प्राइज लेना तो चल के आइए, ठीक है। यहाँ से ऐसे प्राइज नहीं बताया, बहुत बड़ा प्राइज है। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि संकुल आयन क्या है। तो संकुल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज। संकुल आयन, इतने लोग बैठे हुए हैं, सभी ने पढ़ रखा है, क्या कोई लोग बता पाओगे कि संकुल आयन क्या होते हैं? नहीं? तो देखिए, परिभाषा इसकी कैसे याद रखेंगे उसको भी देखिए। मैं अभी एक एग्जांपल लिया था मैंने कि 4FeCN का होल 6 टोटल चार्ज, यहां पे कुछ भी नहीं। अब यहीं से हम संकुल आयन की बात करें तो मैंने डिसोसिएशन किया था कि क्या 4K+, तो ये तो संकुल आयन नहीं है, ये साधारण आयन हो गया। FeCN का होल 6 टोटल चार्ज है और इसको मैंने कहा संकुल आयन। आप एग्जाम में भी ऐसे ही लिख सकते हैं। जब परिभाषाएं आपको याद करने वाली ना हो या याद नहीं हो, तो चूंकि आपने पढ़ रखा है हमारे पास में, तो सबसे पहले रिएक्शन मारिए, थोप दिया से, एग्जामिनर भी चौंक गया, एकदम कोई विस्फोट होने जा रहा। तो FeCN का होल 6, अब इसकी खासियत देखो, इसकी खासियत देखो क्या क्या है इसके अंदर। खासियत ये है कि नहीं? यही तो खासियत है, समझ गए होंगे, है इसकी, यही तो खासियत है कि नहीं? यस सर। अरे बहन जी, इसकी खासियत ये है कि ये देखिए क्या है, धनायन। धनायन है कि नहीं? तो धनायन, ऐसे परिभाषा लिखो कि धनायन तथा यहां पे क्या है, लिगेंड होते हैं कि नहीं? और लिगेंड का काम क्या है कि अपना इलेक्ट्रॉन युग्म किसको देता है? केंद्रीय परमाणु को, सेंट्रल मेटल आयन या और सेंट्रल मेटल को। तो ये यहां पर कौन कौन सी चीज लिगेंड हो सकते हैं? उदासीन अणु हो सकता है, मैं लिख देता हूं उदासीन अणु। आज आप सीखोगे बहुत कुछ। उदासीन अणु हो सकता है, धनायन भी हो सकता है, यहां पर कम मात्रा में लेकिन होते हैं, और ऋणायन। ये 3 बातें हो गई। जरा अपने माइंड में सोचिए कि क्या ऐसे करने वाले हैं, ठीक? नहीं सोच पाए तो लिखो के संयोग से। नहीं लिख पाओगे क्या? के संयोग से। आगे की लाइन फुल कर लो, क्या हो जाएगी? अरे भैया बनता है, ठीक है, क्या लिखोगे? तो संकुल आयन की परिभाषा क्या हो गई? ऐसे आयन जो कहां से बनते हैं? धनायन तथा उदासीन अणु, या इनसे, यहां पे चाहो तो लिख सकते हो लिगेंड, ठीक, से मिलकर या से संयोग करके या के संयोग से क्या बनता है? संकुल आयन का निर्माण होता है। एग्जाम्पल तो पहले ही लिख चुके हो, एग्जामिनर यहीं फंस जाएगा मछली की तरह, तुरंत फिर वो आगे देखता। हम जैसे लोग तो खैर नहीं देखते, मैं कॉपी चेक करने में देखता ही नहीं हूं। मैं देखा कि आपने, ऐसा नहीं कि देखता नहीं हूं, अंधा होकर थोड़ी कॉपी चेक करता हूं। मैं ये अनुमान लगाता, जैसा मैं अनुमान लगाता हूं ऐसा सभी लोग लगाते होंगे। मैं देखता हूं कि यहां पर मैं, इस बच्चे ने एग्जाम्पल लिखा, पहले
संकुल आयन को यहां लिख दिया। इसका मतलब बच्चा मेधावी है, इसका मतलब वो बात लिखेगा बिल्कुल स्पष्ट, रटी रटाई बात नहीं लिखेगा, समझ के लिखेगा। क्या लिखा उसने कि धनायन तथा उदासीन अणु, उदासीन अणु हो सकता है, धनायन भी हो सकता है, यहां पर लिगेंड धनायन भी होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया, ऋणायन भी हो सकते हैं। ओवरऑल ब्रैकेट में लिगेंड भी लिख दिया। बात समझ जाओ, इतने तो पढ़े लिखे मास्टर हुई कि संयोग से बनता है उसको क्या कहते हैं। तो यहां से एक चीज ये भी हो गई। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है यहां पर कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। अब एक क्वेश्चन से यहां पर मैं 2-3 डेफिनेशन यहां पे करने वाला हूं। केंद्रीय धातु परमाणु, तो यहां से संकुल आयन मैंने बनाया FeCN का होल 6 और यहां पे मैंने लिखा K4 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक, अब इसमें 2-3 परिभाषाएं आती हैं। एक तो ये पूछ लेते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, आ रहा ना ये, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, एक क्वेश्चन ये बनता। एक यहीं से क्वेश्चन आता है उपसह संयोजन परिसर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उपसह संयोजन परिसर, एक क्वेश्चन ये। और एक क्वेश्चन यहां से आएगा उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या। तो 3 क्वेश्चन यहां से हम इसी एग्जाम्पल से कर ले। कैसे, देखिए उपसह संयोजन परिसर क्या है। जो कोऑर्डिनेट ब्रैकेट है ये, यहां उपसह संयोजन परिसर में 2 चीजें होती हैं केवल। कौन कौन सी चीजें? सो नहीं, ऐसे में सो जाओगे तो फिर क्या करोगे, हैं? सामने प्लग देंगे ना, उंगली उसी में कर देंगे, क्या हो जाएगा यहां से? कौन कौन सी चीज है गरिमा? देखो यहां पे कौन कौन सी चीज है, आंखें खोलो, उठो लाल, देखो देखो क्या है यहां पे, केंद्रीय धातु परमाणु। प्लीज लिसन टू वेरी सीरियसली बिकॉज यहां पे सुनना है, ठीक है? क्या करना है? सुनना है, सुनना नहीं है, सुनना है। तो ये क्या चीज है? केंद्रीय मौका है परमाणु या आयन, और ये भी होता कहां का है? डी ब्लॉक का, एस का नहीं। तो ये कहां का होता है? डी ब्लॉक का। और ये क्या चीज है? लिगेंड्स। तो लिगेंड्स की परिभाषा यहीं पे हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में ये भी आता है लिगेंड क्या होते हैं। तो आप पंखा देखते हो, लिगेंड क्या होते हैं? उदासीन परमाणु, उदासीन परमाणु या आयन, जो क्या करते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। वे परमाणु, अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, और दान करते हैं तो क्या बनाते हैं? उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको क्या बोलते हैं? हाँ, लिगेंड्स बोलते हैं। जब तक जागोगे नहीं तब तक सवेरा नहीं होने वाला। आज क्या हो जाएगा? आज पूरी रात पढ़ेंगे। रात है ना, दिन में पढ़ते भैया, हम रात में नहीं पढ़ते, चमगादड़ वमगादड़ नहीं है। अणु, ठीक, ऐसे लिख ले, उदासीन अणु, ठीक, परमाणु और आयन क्या करते हैं? केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसहसंयोजी
बंध बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। मतलब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं यहां पर कि उपसह संयोजन परिसर क्या है, तो इसी को हम बोलेंगे उपसह संयोजन परिसर। तो परिभाषा क्या हुई इसकी? संकुल आयन का वह परिसर है, नहीं संकुल आयन ये बनेगा। संकुल आयन का वह परिसर जिसमें क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तथा लिगेंड उपस्थित होते। परिभाषा 1 नंबर की आके फिक्स हो गई। क्या परिभाषा हो गई? कि संकुल आयन का वह परिसर जिसमें केंद्रीय धातु आयन या परमाणु तथा लिगेंड उपस्थित होते हैं उसको बोलते हैं उपसह संयोजन परिसर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। नहीं याद रहेगा, याददाश्त चली जाए मगर ये नहीं जाए, है कि नहीं? क्या याद करेंगे? उपसह संयोजन परिसर की परिभाषा संकुल आयन का वह परिसर या वह क्षेत्र जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तथा लिगेंड उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं? उपसह संयोजन परिसर कहते हैं। तथा और दूसरी घटना देख लो, कोई दूसरे रंग का पेन नहीं है, ये जो हमारे हेल्पर हैं बड़े मक्कार हैं थोड़ा सा। क्या? ये देखिए प्ले के ही निकला, ये देखिए, और इसके इधर यहां पर भी बैठ जाओ बैठ जाओ, हाँ दे दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि देखिए जब आप इसको डिसोसिएट करते हैं तो ये आयन बनता कि नहीं बनता? इधर जो कुछ भी होगा वो आयन बना लेगा। तो इधर तो होता है धनायन परिसर। संकुल आयन के दाईं तरफ का जो परिसर होता है उसको बोलते हैं धनायन परिसर, और जो बाईं ओर होता है उसको बोलते हैं ऋणायन परिसर। नहीं याद रख पाएंगे क्या? याद रख पाएंगे ना? ऋणायन परिसर हो गया। ठीक है, चलिए अभी 2 बातें हो गई। अभी बात आती है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या है। तो केंद्रीय धातु, और ये देखिए इसी से आप सारी डेफिनेशन करेंगे एग्जाम में। अगर भूल जाते हैं तो एग्जाम्पल लेकर के पूरी कहानी पर सब कुछ मालूम हो गया। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? वह आयन, इसकी खासियत पहली तो ये डी ब्लॉक का होता है। ठीक, धातु होती है, क्या लिखेंगे? वह धातु परमाणु जो लिगेंड से, जिससे लिगेंड जुड़े हुए होते हैं। सिंपल सी भाषा, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं करनी है, कि वह धातु जिससे लिगेंड उपसह संयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। क्या हो गया परिभाषा इसकी? कि वह धातु या आयन जो क्या होते हैं? लिगेंड को जोड़ते हैं। लिगेंड को जोड़ने का तरीका क्या है? फेविक्विक नहीं लगाते हैं, सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। क्लियर? फिर देखिए अभी एक चीज और बची है कि उपसह संयोजन संख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है? उठा के अनुसार 10 साल का देख लीजिए, कम से कम 4 बार ये क्वेश्चन आया होगा। 10 बार में 4 बार ये जरूर आया होगा। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है। पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित यौगिक में उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है? तो ध्यान दे लीजिए, उपसह संयोजन संख्या यहां पर कितनी होगी उस चीज को देख लीजिए कि जितने लिगेंड जुड़े हुए होंगे, किससे? केंद्रीय धातु से। ठीक,
यहां पर जो संख्या आपको दिखाई पड़ जाएगी 3, किसी किसी में देखो ऐसा भी होता है कि मालूम पड़े यहां पर Cn का होल 4 है और साथ में यहां पर H2O या NH2 का होल ट्वाइस कर दिया, तो लिगेंड वो भी हो गया। तो कुल लिगेंड जितने भी आपको दिख जाए, यहां पर तो एक ही लिगेंड है, एक लिगेंड तो 6 है लेकिन समान है, कई बार भिन्न भी हो सकते हैं। तो यहां पर इस जो लिगेंड की कुल संख्या होगी, उपसह संयोजन परिसर में कुल लिगेंडों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? ठीक, उपसह संयोजन परिसर में कुल लिगेंडों की संख्या क्या कहलाती है? उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। तो इसकी कितनी हो गई जाकर के? 6। कितनी हो गई? 6। तो यहां से आपने देख लिया कि यहां पर मैंने कई बातें आपको बता दी और जितनी बातें मैं बताई हैं आप नोट कर लो, वीडियो तो कहीं जाने वाली नहीं है। आपको ये अगर क्वेश्चन यहां से आएंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर, और तब आपको फील होगा कि कितनी आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, क्या करना है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, उपसह संयोजन परिसर, उपसह संयोजन संख्या, और क्या मैंने पढ़ा यहां पर द्विक लवण, संकुल लवण, संकुल आयन, ये चीजें हमने यहां पर 5-6 क्वेश्चन पढ़ लिए। यहां पर आप लोग इसके आगे की वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल का नाम तो आप जान ही गए होंगे, क्या नाम है चैनल का? बघेल सर क्लासेस, और इंस्टीट्यूट का नाम है बघेल केमिस्ट्री क्लासेस। और आपको बता दें कि हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ऑफलाइन में पढ़ाता हूं। नए बैचेस इंटरमीडिएट के इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टार्ट हो गए हैं। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।